हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 1 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस, आप ये चेंज देख सकते हैं विज़न की मैगज़ीन में। और ये जो है 2 पेजेस से बढ़कर 4 पेजेस की हो गई है। तो इसमें क्या है, जो शॉर्ट न्यूज़ है वो बढ़ाई गई हैं। बाकी देखते हैं कि क्या मतलब कि ऐसे ही रहता है या कैसे रहता है, तो वो हमें फर्दर डेज में पता चल जाएगा। तो खैर, हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द कैबिनेट अप्रूव्स लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो गाइस, जो लोन गारंटीड स्कीम है फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, अपनी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, और साथ में हम क्या कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कंट्री में क्रिएट कर सकें, स्पेशली वहाँ पे उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो अनडिजर्व्ड है या फिर अनसर्व्ड है। फाइन। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये कि हमें क्या करना है, जो क्रेडिट रिस्क का मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन रिस्क है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो जो क्रेडिट रिस्क है उस रिस्क को हमें क्या करना है, पार्शली मिटिगेट करना है। और हमें बैंक को मतलब कि वो करना है कि बैंक क्या कर सके, क्रेडिट देख सके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देख सके लोअर इंटरेस्ट के रेट पे। ठीक है। इसके अलावा जो अर्बन और रूरल लोकेशन है वहाँ पे जो गारंटी कवरेज होगी, मतलब कि ऑफकोर्स अब आपने क्या किया, बैंक ने लोन दिया तो उसको भी दिक्कत है ना कि वो उसका जो लोन है वो सेफ़ है या नहीं। तो जो गारंटी होगी अर्बन या रूरल लोकेशंस के लिए, गारंटी होगी 50% की ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। और अगर कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है, मतलब कि जो बिल्कुल नए सिरे से अभी नया सेटअप किया गया, वहाँ पर जो गारंटी होगी उन लोन्स की 75%। मतलब सिंपल बात है, सपोज करो आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है और आपने लोन लिया। ठीक है। तो अगर आप कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो वो आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो वहाँ पे जो लोन अगर आप लोगे तो उसकी 75% बैंक जो भी आपको लोन देगा, तो उसका जो बैंक का लोन है उसके 75% गारंटी होगी। फाइन। लेकिन अगर आप कोई लोन इसके लिए लिया कि आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में आपको कुछ अपग्रेड करना है, तो उसमें क्या करेगा, जो आपने लोन लिया वो 50% का होगा, ओनली गारंटी दी जाएगी। ठीक है। और ये जो लोन है इसके लिए 100 करोड़ पे सैंक्शन किए गए हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जिनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें जो गारंटी की है दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, आइदर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों के लिए 75% किया गया। फाइन। तो अर्बन और रूरल लोकेशन के लिए अलग अलग है, लेकिन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए गारंटी 75% है। इसके अलावा कैबिनेट ने अभी क्या किया, एक एडिशनल फंडिंग को भी अप्रूव किया, किसके अंडर, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्रेडिट स्कीम के अंदर। अब गाइस, हम डेली पढ़ते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या। अगर जिसको नहीं पता है तो आप क्या करें, आप उन लोगों से पूछें जिनको पता है, और जिनको पता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट जिनको नहीं पता वो इसको पढ़ लें। फाइन। तो इसमें जो टोटल आउटले है वो कितना दिया गया, 4.5 करोड़ पे दिए गए, जो पहले 3 लाख करोड़ पे एलोकेट हुए थे। इसके अलावा ये जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये सभी एलिजिबल लोन्स पे एप्लीकेबल है जो सैंक्शन है अंडर द गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टिल 30 सितंबर 2021। देखो, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो स्कीम आई थी, इसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो MSMEs हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्पेशली पैंडमिक की वजह से काफ़ी जिन पर इम्पैक्ट पड़ा है, उनको हम कोलेट्रल फ्री बिना सिक्योरिटी के क्या करें, लोन प्रोवाइड कर सकें और गवर्नमेंट गारंटेड लोन्स प्रोवाइड कर सकें। इसका एम क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन के अंडर क्या है, देखो यहाँ पे आई गया। वैसे क्या होता है, ये करता है जो भी कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको लोन दे रहे हैं तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 100% गारंटी देती है कि जो आपका पैसा है वो डूबेगा नहीं, और वो 100% जो गारंटी कवरेज वो की जाती है किसके द्वारा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, बैंक्स जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, कई बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या NBFCs हो, एंड एनी अदर थिंग। फाइन। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी जो वर्क है वो ऑलरेडी हो रहा है, मतलब कि साइट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसमें बस क्या करना है, या तो आप कोई न्यू डेवलपमेंट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये जो साइट अभी तक डेवलप नहीं हुई है, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है जो अभी उसमें प्रेजेंट नहीं है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है 1 जुलाई, आपको पता ही है, तो GST डिज़ाइन को 4 साल कंप्लीट हो गए। अगेन गाइस, ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। तो GST सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। इसमें क्या किया था, इंडिया का एक सिंगल कॉमन मार्केट बना दिया गया था। इसमें हमने काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया था इनटू अ सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन टैक्स डिजाइन। फाइन। इसमें ऑलमोस्ट हमने क्या किया, जितने भी डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे पेट्रोलियम पे, अल्कोहल पे, स्टैम्प ड्यूटी पे, इनको छोड़ के। फाइन। आपको पता है ना, पेट्रोल पे अभी GST नहीं लगता, अल्कोहल पे नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं लगता, तो कुछ चीज़ों को छोड़ के हमने क्या किया था,
हर एक जो डोमेस्टिक हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हमने सम कर लिया था अंडर द वन हेड, दैट इज़ द जीएसटी। अब जीएसटी का अभी तक 4 साल में क्या अचीवमेंट है हम देख सकते हो। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, इवन के जो बिजनेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं ड्यू टू द सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग सिस्टम, फाइन, मतलब काफ़ी जो बिजनेसेस थे उन्होंने भी अपने आप को अंडर जीएसटी डिज़ाइन के अंडर रजिस्टर्ड किया है। इसके अलावा क्या है, ई वे बिल अलोंग विद रिमूवल ऑफ मल्टीपल चेक पॉइंट्स रिजल्टेड इन द ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेविंग इन लॉजिस्टिक कॉस्ट। आपको पता होगा जीएसटी आया किस लिए था, क्योंकि काफ़ी बार लोग क्या टैक्स की चोरी बहुत करते थे, ठीक है, तो इसलिए ये साफ लेके आए कि ई वे बिल में आपको पता है अगर कोई 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर से बाहर जा रहा है तो उसको ई वे बिल कैरी करना पड़ेगा अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये सब इसलिए लेके आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना पड़ा, नहीं तो हर जगह आपको रुकना है, पुलिस से चेकिंग करानी है, तो ये सब की जो मतलब कि माथा पूछी थी वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा ई इनवॉइस सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई फेक बिल तो नहीं ला रहा, तो उसको चेक करते हैं बाय सिंपल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़ एंड मशीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अलावा हमने क्या किया, काफ़ी इकोनॉमी को हो जाता है ग्रेटर वे में फॉर्मलाइज किया, मतलब ऑफिशियल किया, ठीक है, इनफॉर्मल से हम थोड़ा सा फॉर्मल की तरह शिफ्ट हुए। अब इसमें क्या है, हमने जीएसटी को हो तो गए 4, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न एरिया क्या है। 15th की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिन्होंने कुछ कंसर्न्स हाईलाइट किए थे कि कहीं ना कहीं क्या है, टैक्स रेट की मल्टीप्लिसिटी हो रही है, मतलब कि एक प्रोडक्ट पे जीएसटी के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेट लग जाते हैं और जीएसटी कलेक्शन में अभी कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टफॉल देखने को मिला, कम कलेक्ट हुआ है। साथ में क्या हुआ है, इनकन्सिस्टेंसी इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब लोग रिटर्न भी ज़्यादा नहीं भर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, सेंटर काफ़ी ज़्यादा किस पे ज़्यादा, सेस पे, स्पेशल सरचार्जेस पे अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि पार्ट नहीं है किसके, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा आपको पता है जीएसटी कंपनसेशन सेस भी आया था। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो जब ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके आए थे जिसमें ये बोला था कि 5 साल तक स्टेट्स को हम क्या करेंगे, एज अ सेस मतलब कंपेंसेट करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन पैसा देंगे, फाइन। तो जो जीएसटी कंपनसेशन देना था स्टेट्स को वो अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, बिकॉज जीएसटी जो कलेक्शन है ड्यूरिंग द पेंडेमिक बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से स्टेट्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस हैं, डिफ़िकल्टी है इन क्लेमिंग आईटीसी एक्सेट्रा। की फीचर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी काउंसिल गवर्निंग बॉडी जो जीएसटी को करती है, हेड किसके द्वारा किया जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके अंदर कौन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के। इसके अलावा इसका काम ये कि कहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है उनको देखती है और डिसाइड करती है कि किस आइटम पे कितना टैक्स रेट होना चाहिए। आपको पता है ना 4 स्लैब्स में जीएसटी लगता है, तो वो डिसाइड करते हैं किस आइटम पे कितना % जीएसटी लगना चाहिए। टाइप ऑफ जीएसटी आपको पता है 4 टाइप होते हैं जीएसटी का, एक तो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, एक यूनियन टेरेटरी का जीएसटी होता है। गारंटी कंपनसेशन का मतलब क्या है, जीएसटी एक्ट ने ये बोला था कि अगर टैक्स रेवेन्यूज में 14% हर साल ग्रोथ होती है फॉर द स्टेट्स फ्रॉम द अमाउंट कलेक्टेड बाय द देम इन 2015-16 फॉर द 5 years till 2022, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपना, कैबिनेट अप्रूव रिवाइज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी ऑफ भारत नेट थ्रू PPP मॉडल इन द 16 स्टेट्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, अगेन गाइस ये हमारे तो सोशल इश्यूज़ में भी कवर हो जाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारत नेट की बात कर रहे हैं, फाइन, क्योंकि पंचायत तक जाएगा, तो जहाँ हम मतलब कि इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो सोशल इश्यूज़ में कवर होगा। अभी क्या है, रिवाइज स्ट्रेटेजी के अंदर जो भारत नेट है वो अब क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा अपने आप को इनहेबिटेड विलेजेस के अगेंस्ट भी बियॉन्ड द ग्राम पंचायत इन 16 स्टेट। मतलब कि देखो जहाँ भी विलेजेस हैं जहाँ पे जनता रह रही है, चाहे कम पॉपुलेशन हो, वहाँ तक अब क्या करेगा भारत नेट अपने आप को एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत से भी आगे और इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करेगा 16 स्टेट्स में, ठीक है। एस्टीमेट हमारा ये है कि अभी 3.61 लाख विलेजेस को इंक्लूडेड ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा। रिवाइज स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया है, भारत नेट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट, अपग्रेड, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे बाय द कंसेशनली मतलब कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को इंक्लूड करेंगे, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे बाय कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस। मतलब कि सिंपल बात है, ऑफ कोर्स अगर किसी भी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को कोई काम एलोकेट करती है तो वो भी पहले बिडिंग करती है ना, मतलब कि टेंडर निकालती है, तो जो इंटरेस्टेड है वो अपना अप्लाई करता है, और जो लगता है गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें, तो उसको वो मिल जाता है, ठीक है। तो थ्रू दिस सेक्टर हम किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या करेंगे, पार्टनर करेंगे। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से क्या होगा, हम प्राइवेट सेक्टर क्यों अच्छा काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, और
यूटिलाइज कर सकता है और रेवेन्यू भी जनरेट करने का ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। और इससे हम फास्टर जल्दी वे में क्या कर सकते हैं, भारत नेट की जो एक्सपेंड है उसको ज़्यादा विलेजेस में कर सकते हैं। अब भारत नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको नाम पहले क्या था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। ये एक प्रोजेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जिसमें हमने क्या करना है, अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, जिसकी स्पीड 2 Mbps और 20 Mbps होगा हर एक घर में, ऑन डिमांड कैपेसिटी टू ऑल इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, हर जगह हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारा डिजिटल इंडिया का एम है ना। क्योंकि आपने देखा है कोविड-19 पेंडेमिक हुई है, कितना लोग इम्पैक्ट पड़े, लेकिन डिजिटली बहुत काम चले, डिजिटली काम नहीं रुका है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा जहाँ पे उन लोगों पे कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें। इसके अलावा इनको फंड कौन कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको जनरेट किया जाता है थ्रू यूनिवर्सल असेस लीवाई, जो चार्ज किया जाता है टेलीकॉम ऑपरेटर पे। इसको 3 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज़ 1 में हम पहले 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर करेंगे, फेज़ 2 में हम 1.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर करेंगे, और फेज़ 3 में हमारा एम ये कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड करेंगे, जो भी हमारी बिल्कुल रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम अपग्रेड करेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। फाइन। तो क्या इसका एम क्या है, रिवैम्प्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को द्वारा मतलब कि रीस्ट्रक्चर करना। फाइन। तो इसका एम है कि हमें क्या करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करनी है या फिर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करना है। और हम वो कैसे करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अगर हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो पावर डिपार्टमेंट्स होगी इंक्लूडिंग, मतलब कि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं अकाउंट कर रहे हैं। फाइन। तो इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी या जो पावर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसीज बढ़ानी है और उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है। क्योंकि आपने देखो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम फेस करती हैं। फाइन। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन उसको सस्टेन करके रखना है। फोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। असिस्टेंस किस पे बेस्ड होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन मीटिंग प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मतलब कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है अगर उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, एज वेल एज उन्हें जो बेसिक मिनिमम बेंचमार्क है उनको अचीव करना होगा। स्कीम ये अवेलेबल रहेगी 2025-26 तक। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है वो इनके नोडल एजेंसीज होंगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या, आपको पता ही है, जब पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये पावर को जब ट्रांसमिट करती हैं काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज बोलते हैं, इनको रिड्यूस करना। हमें इसका रिड्यूस करना है 12 से 15% कब तक, 2024-25 तक। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है, फिर जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड कैप है उसको जीरो में लाना है। मतलब कि सिंपल बात ये है कि अगर सपोज़ करो आपको पावर सप्लाई की जा रही है 10 रुपये की और उसकी कॉस्ट आपसे ली जा रही है 8 रुपये, ठीक है, मतलब कि आपको कम कीमत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कि गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, तो इस गैप को हमें जीरो करना है। फाइन। क्यों, क्योंकि हमारे टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस बहुत होते हैं। फाइन। इसके अलावा हमें क्या करना है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है फॉर मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अगेन हमें इंप्रूवमेंट करनी है इन द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट है, इस स्कीम के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कंज्यूमर मीटर्स होंगे, सिस्टम मीटर्स होंगे। हाँ, जैसे प्रीपेड फ़ोन्स हैं उसी तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है फॉर ऑल द कंज्यूमर्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर। इसके अलावा हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज किसको देंगे, अर्बन एरियाज़ को, यूनियन टेरिटरीज या फिर जो अमरूद स्कीम के अंडर जो सिटीज़ हैं उनको। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फीडर सेग्रीगेशन, मतलब कि क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हम सीगर, मतलब कि सिंपल बात ये कि देखो हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं हम उनको इनक्रेज करते हैं कि आप अपने फार्म लैंड पे सोलर, मतलब कि सोलर पावर को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करो और उसी को आप यूटिलाइज़ करो। तो हम क्या करेंगे और उन लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आपको पता है सोलर पैनल्स इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। फाइन। तो वी विल फंड फीडर सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर कनेक्शंस टू इनेबल सोलराइजेशन अंडर द कुसुम स्कीम। इसके अलावा हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे, किसमें, अर्बन एरियाज़ में। रूरल और जो अर्बन एरिया सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। की फीचर्स क्या है, हमारा मेजर फोकस किस पे है कि हम क्या करें, फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उनको और इम्प्रूव करें और हम उनको डे टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, सो दैट, और वो कैसे करेंगे, अगर हर एक जो फार्मर है वो अपने लैंड को सोलराइजेशन करता है। फाइन। इसके अलावा हम क्या करें, कंज्यूमर को एम्पावर करेंगे, और वो कैसे करेंगे, अगर हम उन्हें स्मार्ट मीटरिंग प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा किसी का भी बिल कुछ भी बन के आ जाता है, कभी कभी इतने ज़्यादा बिल आते हैं जबकि इतना आपने यूज़ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच है। फाइन। तो हमें यह करना है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की फैसिलिटी कंज्यूमर को देना है और ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं PPP मोड में। इसके अलावा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकें, डाटा जो भी जनरेट होता है IT OT डिवाइसेस से, उनको हम एनालाइज कर सकें टू प्रिपेयर सिस्टम जनरेटेड एनर्जी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एवरी मंथ। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, entire Nagaland declared disturbed area for 6 months under the AFSPA rule। फाइन। तो गाइस आपको पता होगा AFSPA रूल क्या होता है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी, GS2 में, इवन के इंटरनल सिक्योरिटी में भी कवर हो सकती है। आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी में ही कवर होगी। फाइन। तो अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने नोटिफाई किया कि नागालैंड को जो पूरा एरिया उसको उन्होंने डिक्लेयर किया डिस्टर्ब और डेंजरस कंडीशन में है। क्योंकि यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, दैट द यूज़ ऑफ आर्म्ड और फोर्सेज इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नॉट। और ये बोला है कि फ़िलहाल अगर हमें आपको, क्योंकि जनता को बचाना है, तो उसके लिए हमें आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया। AFSPA आपको पता है ना, AFSPA एक एक्ट होता है जिसमें हम आर्मी को या आर्म्ड फोर्सेस को पूरी की पूरी पावर दे देते हैं। फाइन। तो AFSPA ग्रांट्स क्या होता है, AFSPA के अंदर क्या है, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे देते हैं आर्म्ड फोर्सेस को, मतलब कि वो किसी बंदे को शूट भी कर सकती हैं, किसी के भी घर में कभी भी घुस सकती हैं, कुछ भी चेकिंग कर सकते हैं। भाई तो AFSPA ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एंड इम्यूनिटी टू द आर्म्ड फोर्सेज टू सो दैट वो उस पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया को वापस एक ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। किस एरिया को कब डिस्टर्ब किया माना जाता है, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हो, डिस्प्यूट्स आ रहे हो बिटवीन डिफरेंट रिलीजन या फिर रेस ग्रुप में, लैंग्वेज ग्रुप में या रीजनल ग्रुप्स में। फाइन। तो अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं देन वी कैन से दैट एरिया इज़ डिस्टर्ब्ड एरिया। AFSPA क्या करता है, आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर करता है और उनके पास प्रोविजंस हो जाते हैं, लाइक अगर वो बिना किसी वारंट के एक्शन अरेस्ट कर सकते हैं किसी को, ठीक है, किसी भी व्हीकल को कभी भी रोक के कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। फाइन। और फिर उन पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। AFSPA वैलिड कब बनता है, जब एरिया को डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब्ड। अगर उस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तब AFSPA इम्प्लीमेंट हो जाता है। प्रेजेंटली AFSPA कहाँ को ऑपरेशन में, असम में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर में इम्फाल और म्यूनिसिपल एरिया में नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में अभी भी AFSPA इम्प्लीमेंट है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि आर्म्ड फोर्सेस को हम इन्वेस्टिगेशन से मना नहीं कर सकते फॉर एक्सेसिव इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी इवन इन द डिस्टर्ब एरिया। मतलब कि एक बार लोगों ने मतलब कि बोला था कि कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ, अगर आर्म्ड फोर्सेज एक्सेस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हम उससे मना नहीं कर सकते। फाइन। तो मतलब अगर डिस्टर्ब एरिया तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन 2005 उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें AFSPA को रिपील करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आपको बोल दिया था, बिकॉज वो सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया का जो रैंक है इसमें 10th आया 2020 में, और ये चाइना और पाकिस्तान से आगे, मतलब कि इंडिया की अब जो साइबर सिक्योरिटी है वो अच्छी हो रही है। जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में UN एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो रैंकिंग है वो 5 पिलर्स पे बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एंड कोऑपरेशन। मतलब कि उस पर्टिकुलर कंट्री में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कितने वहाँ पे लीगल मेजर्स लिए जाते हैं, टेक्निकल मेजर्स एंड ऑल दिस। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो रैंक है वो 4th स्पॉट पे है, US से 1st है और उसके बाद 2nd रैंक है UK का। नेक्स्ट है कोविड विक्टिम्स एंटाइटल टू एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 है, ये बोला है कि एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इट कास्ट आ स्टैच्यूटरी मतलब कि लीगल ऑब्लिगेशन है किस पे, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे, कि उन्हें रिकमेंड करना होगा मिनिमम रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ नेशनल डिज़ास्टर। फाइन। सिंपल बात ये है कि जो भी नेशनल डिज़ास्टर होता है, अगर उसमें जो भी विक्टिम हुआ है, जो भी मरा है या कुछ भी हुआ है, तो उनको आप कितना रिलीफ दे रहे हो, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, रिकमेंड करेगी। और ये जो मिनिमम रिलीफ होगा, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस एज पर सेक्शन 12 क्लोज 3, ठीक है। हाउएवर कितना वो मिनिमम रिलीफ होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, वो डिसाइड वो खुद करेगी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डायरेक्शन ये कब आया, जब सेंटर ने अभी बोला है प्रेजेंटली कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नहीं है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जिसमें ये लिखा हो कि हमें क्या करना। मतलब कि आपको पता है कोविड को एज ए नोटिफाइड डिज़ास्टर वो लिखा गया था, लेकिन कोविड की वजह से जो भी डेथ्स हुई हैं, क्या उनको देना है क्या नहीं देना, ऐसा कोई गाइडलाइन पॉलिसी स्कीम नहीं है। इससे पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोविड-19 को नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया हुआ।
फाइन। तो सिंपल बात है, इसमें ये बोला गया है जो भी कोविड की वजह से डेथ हुए तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कोविड-19 एंड टूरिज्म। अभी का जो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है, दैट इज़ द अंकटाड रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कि ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली इकोनॉमी को $4 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। इसके अलावा इंडिया में स्पेशली 2020 में टूरिस्ट का जो अराइवल है वो 54% कम हुआ है, और माना जा रहा है कि जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। सबसे तेज़ी कहाँ पे रिकवर हुआ है? जहाँ पे वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए। हाउएवर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हैं वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि प्री पैंडमिक जितना टूरिस्ट आता था अभी उतना नहीं आया, लेकिन 2023 तक माना जा रहा है कि वापस सब नॉर्मल हो जाएगा टूरिज़्म में। क्यों? बिकॉज अभी काफ़ी कंट्रीज़ ने बैरियर्स लगा रखे हैं, जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लो ट्रैवल कॉन्फिडेंस एंड क्योंकि अभी लोग खुद भी नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि लोगों का अभी कॉन्फिडेंस कम है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अभी के गवर्नमेंट ने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंडर जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया अगले 9 महीने तक, टिल मार्च 2020। मतलब कि अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है खुद को तो वो मार्च 2022 तक आप खुद को रजिस्टर कर सकता है। अब इसका एम यही था, आपको पता है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे तो उनको रिस्टोर कर सकें, तो ये इसलिए योजना लगी थी सो दैट हम क्या कर सकें, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें अलोंग विद द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इसको इम्प्लीमेंट की जा रही है थ्रू EPFO, दैट इज़ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों के शेयर को क्रेडिट करती है, और ओनली द एम्प्लॉय शेयर 2 साल के लिए डिपेंड करता है कि उस EPFO का क्या स्ट्रेंथ है, उस जो भी रजिस्टर्ड है। फाइन। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन की आई लीप स्कीम है, दैट इज़ द इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इनिशिएटिव। देखो अभी के जो अटल इनोवेशन मिशन है उन्होंने पहला फिनटेक कोहोर्ट ऑफ एम लीप एज अ मेजर स्टेप उसको कंक्लूड किया है, जिसमें अंदर क्या करेंगे, जो एक इंडिया के अंदर जो टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक्सक्लरेट करेंगे, मतलब कि उनको एक हम बूस्ट दे रहे हैं। फाइन। जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के द्वारा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट कर सकें। फाइन। तो अटल इनोवेशन मिशन नाम से समझ में आ रहा है, इनोवेशन टेक्निक्स में काम करता है। ऑब्जेक्टिव का इस प्रोग्राम का ये है कि हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट करना है, ठीक है, और कॉरपोरेट लीडरशिप के पास जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको प्रेजेंट करना है, मतलब कि आपके पास क्या सॉल्यूशंस है इसको लेके आप अपने प्रेजेंट करो। एंड इनोवेटिव टीम फॉर इनेबलिंग मार्केट एक्सेस एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप। गामा रे बर्स्ट अभी ये रिसेंटली किया है, गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किया गया स्पेस में, ठीक है, और उससे कुछ एनर्जी आई है जिसकी वजह से हम हेल्प मिल सकती है कि स्टेलर इवोल्यूशन कैसे इन्वेस्टिगेट हम कर सकते हैं। फाइन। तो जो गामा रे बर्स्ट है ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कि ये जो गामा रेस एक्सप्लोर हुई हैं बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी थी, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए एक्सप्लोरेशन हुआ है, जो 1 सेकेंड से भी कम रहा है टू सेवरल मिनट्स, मतलब इतना कम इसका टाइमिंग है। और ये माना जाता है ये कब जनरेट होता है, जब ब्लैक होल्स फॉर्म होता है। ये मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा शाइनर होता है एज़ कम्पेयर टू सन, और ये माना जाता है ये अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, टुवार्ड्स द लिमिट ऑफ द ऑब्जर्वेबल, मतलब कि आप इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतना डिस्टेंस पे रहते हैं अर्थ से। नेक्स्ट है स्पिना डॉल्फिन। अभी क्या है, स्पिना डॉल्फिन का जो कार्कास है वो उड़ीसा में मिला है। ये स्मॉल डॉल्फिन है जो ट्रॉपिकल वाटर के ऑफशोर में मिला है अराउंड द वर्ल्ड। ये फेमस है फॉर इट्स एक्रोबैटिक स्पेस इन विच, मतलब जैसे डिस्प्ले करते हैं, जिसमें अपने लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के थ्रू मतलब स्पिन करती है। फाइन। मोस्ट जो एब्यूंडेंट डॉल्फिन स्पीसीज है ये इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा स्पिना डॉल्फिन मिलेगी। इसका स्टेटस आई यूज एंडेंजर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रिलियन पॉइंट्स ऑफ व्यू। नेक्स्ट है चाइना सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। अभी क्या है, WHO ने क्या कर दिया है, चाइना को मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफाई कर दिया है। व्हेन, और आपको पता है कभी किसी कंट्री को हम सर्टिफाई कब करते हैं, जब 3 साल तक, लगातार 3 साल तक अगर वहाँ पे एक भी केस नहीं आया तब हम बोल सकते हैं कि वो कंट्री मलेरिया फ्री हो चुकी है। सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन इज़ ग्रांटेड बाय WHO, जब कंट्री ने प्रूव कर दिया विदाउट एनी डाउट कि जो ट्रांसमिशन है अब वो नहीं हुआ। चाइना 40th कंट्री बन के इसके साथ जिसने अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया। मलेरिया आपको पता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, पैरासाइट की वजह से होती है और जो लोगों में ट्रांसमिट होती है कहाँ से, अगर आप कोई फीमेल ये जो मॉस्किटो है काट जाए। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा केस आते हैं मलेरिया के, और मलेरिया की वजह से जो डेथ्स होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा WHO के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 2019। फाइन। नेक्स्ट है साउदर्न ओशन। अभी क्या है, जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है
उसने जो साउथर्न ओशन उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ वर्ल्ड का 5th ओशन इन एडिशन टू द पैसिफिक एटलांटिक इंडियन आर्कटिक, मतलब कि पैसिफिक एटलांटिक इंडियन और आर्कटिक ओशन के बाद जो 5th ओशन है उसको साउथर्न ओशन क्या किया, रिकॉग्नाइजेशन किया। इसके अंदर जो मोस्टली जो वाटर है वो अंटार्कटिक को सराउंड करता है अप टू 60%, साउथ एक्सक्लूड द ड्रेक पैसेज एंड स्कॉटिश सी। ठीक है, तो गाइज ये आप देखो ड्रेक पैसेज वगैरह कहाँ पे है। अदर ओशंस के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया जाता है बाय द कॉम्पोनेंट दैट वन, जो साउथर्न ओशन है इसको आपको पता है ना ओशन करंट्स हैं, तो अंटार्कटिका के जो सर्कम पोल करंट है उसी करंट की वजह से साउथर्न ओशन को डिफाइन किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट को रेगुलेट करता है थ्रू हीट डिस्ट्रीब्यूशन, और कोल्ड जो फ्रेगाइल मैराइन इकोसिस्टम उनको भी सपोर्ट करता है। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस से न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। किंगडम ऑफ इस्वातिनी, रिसेंटली का काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं अगेंस्ट दिस किंग मस्वाती III, क्योंकि वायलेंट हो गया। प्रीवियसली इन्हें किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड भी बोले जाते थे। इस्वाती एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ये मोजाम्बिक को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी कंट्री इस्वातिनी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, मोजाम्बिक के पास। ठीक है, नेक्स्ट है कुदनकुलम, रशिया का एक स्टेट रन एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन है। रोसाटम ने क्या करा, अपनी 5th यूनिट, मतलब कि वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की 5th यूनिट के लिए वर्क स्टार्ट कर दिए। कहाँ पे, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ये एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में जो सिचुएटेड है तमिलनाडु के कुदनकुलम में। फाइन, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।